बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम मानव शास्त्र की जनजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। मानव की जनजातियों के बारे में इसके पहले पूर्व में हमने देखा कि किस प्रकार से जनजाति की परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है, और आज हम देखेंगे कि भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या क्या है और किस प्रकार से उनका वर्गीकरण किया गया। उसकी विशेषताओं को हमने पहले देख लिया था कि उनमें किस तरह से सामान्य निषेध होते हैं, उनका एक राजनीतिक संगठन होता है, उनकी स्वयं की सामान्य भाषा होती आदि। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 212 से ऊपर बताई गई है। जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 7.5% जनजातियाँ हैं। महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक राज्य आते हैं, जिनमें अलग अलग असमानता जनजातियों की संख्या में असमानता पाई जाती है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजातियाँ है। छोटा नागपुर अधिक जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र भी है। जनजातियों का वर्गीकरण। विशाल भारत में फैली सभी जनजातियों को किसी भी आधार पर एक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, इसलिए विभिन्न आधारों पर उसका वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले भौगोलिक वर्गीकरण है। गुहा ने भारत की संपूर्ण जनजातियों को भौगोलिक निवास के आधार पर 3 भागों में बांटा है। उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की जनजातियाँ, जिसमें कश्मीर, पूर्वी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश का कुछ भाग शामिल है, असम आदि का। और उसकी प्रमुख जनजातियाँ हैं थारू, लेपचा, नागा, गारो, खासी, डाफला, कुकी आदि। दूसरा है मध्यवर्ती क्षेत्र। इस क्षेत्र का विस्तार उत्तर में गंगा के मैदान से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक है। इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान आदि की जनजातियाँ आती हैं, जो कि जिसमें प्रमुख हैं मुंडा, संथाल, उराम, हो, खरिया, बिरहोर, गोंड, बैगा, भील, कोली, मीणा आदि। यह क्षेत्र जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से अन्य क्षेत्रों से सबसे बड़ा है। यहाँ की प्रमुख जनजातियों में संथाल, भील और गोंड आते हैं। इस क्षेत्र की जनजातियों पर औद्योगिकरण व नगरीकरण का प्रभाव भी पड़ा है, जो कि उद्योगों, खानों, कारखानों आदि में काम करती हैं। तीसरा है दक्षिणी क्षेत्र। यह क्षेत्र दक्षिण में स्थित है। कोच्चि, ट्रावनकोर, मैसूर, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि का क्षेत्र इसमें आता है और यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं, जिसमें नीलगिरी के टोडा, कोटा, कदार, चेंचू, कोटिया आदि प्रमुख हैं। इस क्षेत्र में अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह की जनजातियाँ भी शामिल हैं, जिसमें उस क्षेत्र का नाम है निकोबारी, सेंटिनलिस, ओंगसे, शेम आदि जनजातियों के नाम हैं। डॉक्टर दुबे ने भौगोलिक दृष्टि से जनजातियों को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया है: उत्तर पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। इस प्रकार भारत में प्रमुख जनजातियों के वितरण को हम देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग निवास क्षेत्र हैं। जैसे मुंडा, ओरांव का है झारखंड, उड़ीसा, कोल और भील का है राजस्थान की दक्षिणी सीमा में, गारो जनजाति आसाम, मुंडा जनजाति छत्तीसगढ़, गोंड जनजाति विंध्याचल की पर्वत श्रेणी में, खासी जनजाति आसाम के जयंतिया की खासी पहाड़ियों पर। इसी प्रकार कुकी जनजाति आसाम के पूर्व क्षेत्र में, चेचू हैदराबाद के जंगलों में, बैगा मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में, गरासिया और भील राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ आदि क्षेत्र में, और नागा नागालैंड में। इस प्रकार दूसरा आधार बताया गया प्रजाति वर्गीकरण। विभिन्न प्रजातियों के आधार पर भारत की जनजातियों को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले रिजले ने द्रविड़ और मंगोल प्रजातियों के तत्वों का उल्लेख किया था। उसके बाद डॉक्टर मजूमदार ने और डॉक्टर गुहा ने, सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण है डॉक्टर गुहा का। उन्होंने भारत की जनजातियों में निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और मंगोल तीनों प्रजातियों का मिश्रण बताया है। तो तीनों प्रजातियों के आधार पर ही हम देखते हैं कि भारत में ये जनजातियों में इन प्रजातियों के लक्षण पाए जाते हैं। फिर है भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर द्रविड़ भाषा बोलने वाली जनजातियाँ, द्रविड़ भाषी परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार आदि सम्मिलित हैं। फिर है सांस्कृतिक वर्गीकरण। सांस्कृतिक वर्गीकरण के रूप में वेरियर एल्विन ने भारत की जनजातियों का सांस्कृतिक वर्गीकरण किया और उन्होंने जनजातियों को प्रमुख 4 भागों में बांटा। पहली श्रेणी में आदिवासी लोग आते हैं, जो अत्यधिक आदिम हैं, संयुक्त सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं तथा दुर्गम एवं घने जंगलों में निवास करते हैं। ये लोग झूम कृषि करते हैं। इनका सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन बहुत सरल है। कई बार तो ये सभ्य समाज के लोगों को देख करके भाग भी जाते हैं, अर्थात ये बहुत ही आदिम हैं।
दूसरी श्रेणी में वे जनजातियाँ आती हैं जो प्रथम श्रेणी की भांति एकाकी और परंपरावादी हैं। इनमें गरीब व अमीर में भी भेद पाया जाता है। ये खेती के लिए कुल्हाड़ी का प्रयोग कम करती हैं और झूम खेती त्याग करके सभ्य लोगों को देखकर डरते भी नहीं हैं और झूम खेती त्याग कर नई तकनीकी को अपनाते हैं। तीसरी श्रेणी में वे जनजातियाँ आती हैं जो आधुनिक सभ्यता व संस्कृति के अत्यधिक संपर्क के कारण अपनी मूल संस्कृति को खो चुकी हैं और जो मिटने की ओर हैं। उनकी आदिवासी धर्म, प्रथा, परंपरा, प्रथा, कला, विश्वास भिन्न हैं और इन्होंने सांस्कृतिक संपर्क के कारण ये कई समस्याओं से ग्रसित भी हैं। चौथी श्रेणी में वे जनजातियाँ आती हैं जो प्राचीन कुलीन वर्ग की हैं। इनमें भील और नागा प्रमुख हैं। ये लोग उच्च जनजातियों से अपना संबंध जोड़ते हैं, जैसे भील अपने को प्रशासक वर्ग और क्षत्रियों को में शामिल करते हैं। इस प्रकार मजूमदार मदन का मत है कि एल्विन के वर्गीकरण को पूरी तरह तो स्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन आधुनिक सभ्यता के संपर्क में आने के कारण जनजातियों को केवल हानि उठानी पड़ी है। फिर भी एवेरियर एल्विन का वर्गीकरण इस प्रकार हमें मानव शास्त्र के अध्ययन में एक रुचि और ज्ञान प्राप्त करता है। शरद चंद्र रॉय एवं हट्टन ने जनजातियों के सरकार, ईसाई मिशनरियों और हिंदुओं के संपर्क में आने के कारण भी कई परिवर्तनों को दर्शाया है। मजूमदार मदान ने भी सांस्कृतिक आधार पर जनजातियों को प्रमुख 3 भागों में बांटा है। इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क ने जनजाति कल्याण समिति की स्थापना की, जिसने भारतीय जनजातियों का वर्गीकरण कुछ ऐसे भागों में किया। पहला जनजाति समुदाय, दूसरा अर्ध जनजाति समुदाय, तीसरा पर संस्कृति ग्रहण किए हुए जनजातीय समुदाय और चौथा पूर्णतः आत्मसात जनजातियाँ। एक आधार आर्थिक वर्गीकरण है। पांचवां भारत की जनजातियों की सांस्कृतिक समस्याओं का आर्थिक समस्याओं से घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक आधार पर जनजातियों को विभिन्न भागों में बांटा है। जैसे पहला शिकार करने वाली जनजातियाँ जो कि फल एवं कंदमूल फल का संकलन करती हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था वाली जनजातियाँ, जिसमें प्रमुख हैं कदार और बेनाड के पनियान आदि लोग। ये जंगल से फल फूल शहद एकत्रित करके अपना जीवन यापन करते हैं। फिर हैं पशुपालक जनजातियाँ जो पशुओं के निर्वाह के द्वारा अपना जीवन यापन करती हैं, जिसमें इनकी संस्कृति को भैंस संस्कृति भी कहा जाता है, बफेलो कल्चर। और ये प्रमुख रूप से टोडा जनजाति पशुपालक है। तीसरा है कृषि करने वाली जनजातियाँ। अधिकांशतः जनजातियाँ कृषि करती हैं, जिसमें कुल्हाड़ी आदि का प्रयोग नहीं करती, बल्कि वे स्थानांतरित कृषि भी करती हैं और कुछ जनजातियाँ कुल्हाड़ी आदि के प्रयोग भी करने लगी हैं। और चौथा है उद्योगों में लगी हुई जनजातियाँ। भारत में औद्योगिक विकास के कारण यह चौथा वर्ग पनपा है। भारत के कुछ भागों में ऐसी जनजातियाँ जो विभिन्न उद्योगों में लगी हुई, जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, कोयले की खदानों में, आसाम में आदि। इन जनजातियों में प्रमुख हैं जैसे नागा जनजाति है और भी कई ऐसी जनजातियाँ हैं जो पश्चिम बंगाल की जो औद्योगिकरण खदानों में लगी हुई हैं। फिर लास्ट है राज्यों में जनसंख्या के आधार पर वर्गीकरण, जिसमें हमने पहले भी बताया था कि सबसे अधिक जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत सर्वाधिक जनजातियाँ हैं। उसके बाद बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात, नागालैंड, उड़ीसा, आसाम आदि राज्यों में जनजातियों की जनसंख्या अधिक है। तो इस प्रकार ये जनजातीय वर्गीकरण है जो कि हमें जनजातीय जनांकीकी से जोड़ता है।